हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK स्टडी पॉइंट पे। आज आप लोगों के लिए सीटेट से संबंधित एक टॉपिक लाए हैं जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत यह प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो अगर आप बिहार के स्टेट की अगर तैयारी कर रहे हैं, बिहार स्टेट के, तो उसमें भी यह क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो चलिए इसको देर ना करते हुए इसको हम कर लेते हैं। यह टॉपिक को बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। तो चलिए देखिए, टॉपिक आपका है कोहलर का सिद्धांत। इससे पहले हम 12-14 क्लास ले चुके हैं आपका सीटेट का या फिर स्टेट कहिए, जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र का पूछा जाता है। तो हमारे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए, अब है पहला प्रश्न यही उठाकर पूछ देता है कि बताइए कोहलर किस देश का निवासी था। तो वो थे जर्मनी का। ऐसे तो मूल निवासी कहा जा सकता है, या ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ था, लेकिन परिवार जो थे इनके बस गए जाकर के कहां, जर्मनी में। तो इस प्रकार से अब जर्मनी के निवासी हो गए। अच्छा, जन्म की बात करें कोहलर का, तो कोहलर का जन्म जो हुआ था 1887 ईस्वी में रेवल एस्टोनिया में हुआ था, और मृत्यु जो हुआ था 1967 ईस्वी में। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, अजीबो गरीबो एक्सपेरिमेंट, मतलब जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किया, और उससे यह प्रमाणित किया कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछे कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था, तो कोहलर ने दिया था। अब है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। तो प्रतिपादक कोई और था, यानी प्रतिपादक की बात करें कि अंतर्दृष्टि के प्रतिपादक कौन है, तो एक मनोवैज्ञानिक थे बर्दीमर ने 1912 ईस्वी में इसको प्रतिपादित किया था। इसका अंतर्दृष्टि के सिद्धांत। लेकिन कोहलर ने सबसे पहली बार इसका प्रयोग किया, इसीलिए प्रयोगकर्ता के रूप में पूछा जाए कि अंतर्दृष्टि का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले बार, तो आपका हो जाएगा कोहलर। और कोहलर के साथ एक और इसका सहयोगी थे जिनका नाम था कोफा। तो कोहलर कोफा, को से दोनों का नाम शुरू होता है, तो याद रख सकते हैं कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रयोगकर्ता कौन था, तो कोहलर और कोपर ने। अगर प्रतिपादक पूछे तो बर्दीमर। कब? 1912 ईस्वी में। अब है यहां से गेस्टाल्टवाद थ्योरी दिया था इन्होंने। किसने? कोहलर महोदय ने एक गेस्टाल्टवाद थ्योरी दिया था। अब गेस्टाल्टवाद क्या है, देखिए इसका गेस्टाल्टवाद एक जर्मनी का एक भाषा है। गेस्टाल्टवाद क्या है? एक जर्मनी का एक भाषा है जिसका अर्थ होता है संपूर्ण या समग्र या पूर्ण, ऐसे भी जान सकते हैं। तो गेस्टाल्ट का सीधा सीधी अर्थ जान लीजिएगा, संपूर्ण होता है, समग्र होता है ना, पूर्ण कीर्ति होता है। और गेस्टाल्टवाद का भी जनक कहा जाता है बर्दीमर को भी, और प्रयोगकर्ता के रूप में कोहलर और कोफा को जाना जाता है, जो मनोवैज्ञानिक थे। अब है कोहलर ने सिद्धांत दिया था क्योंकि छोटे छोटे जीवों पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कुछ बड़े जीवों पर एक्सपेरिमेंट किया, और उससे है उन्होंने पता लगाया और उसका एक नाम दे दिया गया, वो सिद्धांत कहलाने लगा। जैसे गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो कोहलर ने। समग्रवाद का सिद्धांत किसने दिया, कोहलर ने। अवयवीवाद का सिद्धांत किसने दिया, कोहलर ने। और फिर संपूर्णवाद का सिद्धांत या पूर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये कोहलर ने दिया गया था, कोहलर के माध्यम से दिया गया था। अब ये गेस्टाल्टवाद क्या है, तो देखिए गेस्टाल्टवाद अभी बताएं कि कोई भी कार्य पूर्ण होता है या समग्र होता है या संपूर्ण होता है तो उसको गेस्टाल्ट कहा जाता है आपको जर्मन भाषा में। लेकिन यहां देखें कि जब तक आपके पास कोई समस्या नहीं होगा तब तक उसका समाधान संभव नहीं होगा। यही अर्थ होता है गेस्टाल्टवाद में। अगर समस्या आती है आपके पास तो आप उसको समाधान करने के लिए कोई उपाय ढूंढ लेते हैं। अब देखिए, मान लिया जाए आपसे कुछ पूछ देगा, जैसे कोई एग्जाम्पल हम देते हैं आपको कि मान लिया जाए हम कह दिए आपको कि बताइए कि 10 घड़ी का मूल्य कितना होता है। आपका माथा चकरा जाएगा और कहेगा ये कैसा बेहुदा सवाल है, 10 घड़ी का ना पूछ दिए हमसे कितना मूल्य है और उसका हमको बताया नहीं कि एक घड़ी का कितना मूल्य है, तो माथा चकराने लगता है। लेकिन फिर उसे दिमाग में आता है कि काश हमें एक घड़ी का मूल्य मालूम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, 10 घड़ी का मूल्य बता सकते हैं। तो फिर ऐसी तर्क वितर्क करते हुए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इसका मतलब है गेस्टाल्टवाद में जब भी कोई समस्या आती है
तो समस्या के बाद अंतर्दृष्टि आता है। अंतर्दृष्टि का मतलब समझ लीजिए विचार आता है। किस लिए विचार आता है? उस समस्या को सोल्व करने के लिए। तो जैसे ही विचार आता है तो फिर सूझ आ जाती है अचानक कि यह समस्या को हम इस टाइप से है जो सोल्व कर सकते हैं। तो वह सूझ को वह स्वीकार कर लेता है अपने अंदर और फिर जो समस्या है उसको समाधान कर देता है। यही कहलाता है आपका गेस्टाल्टवाद। फिर से देख लीजिए, समस्या कोई है, समस्या के बाद आपका अंतर्दृष्टि आया, विचार आया, उसके बाद सूझ आया, सूझ को आपने स्वीकार कर लिया और उस स्वीकार कर करके सूझ से आप जो समस्या का हल कर दिए, यही कहलाता है गेस्टाल्टवाद, जिसका मतलब होता है पूर्ण या समग्र। अब है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कोहलर ने एक अपनी पुस्तक में दिया था, 1959 में लिखा था एक पुस्तक, है ना, एक बुक लिखे थे। कौन? कोहलर ने। उस बुक का नाम था माइकोलॉजी और साइकोलॉजी, है ना, गेस्टाल्ट माइकोलॉजी भी बोल सकते हैं या कहीं कहीं पर देता है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। 1959 में लिखा था और उसी में है जो इसका सिद्धांत बताया था कि हमने कैसे किया अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो इससे पहले जब यह सिद्धांत दिया था, उससे पहले वह एक्सपेरिमेंट किया, कुछ जंतु पर एक्सपेरिमेंट किया। तो प्रयोग किया, किस पर किया? एक भूखा चिंपैंजी पर प्रयोग किया। चिंपैंजी पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन नहीं, 6 बार एक्सपेरिमेंट किए। कौन? कोहलर ने। और उन्होंने पाया कि कोई चीज या कोई समस्या को कोई कैसे समाधान कर सकता है, वह प्रमाणित कर लिया। देखिए, अब प्रयोग किया तो सबसे पहले उन्होंने भूखा बंदर को लाया, है ना। उस बंदर का नाम जो था, अर्थात चिंपैंजी कहना उचित होगा क्योंकि हर जगह चिंपैंजी ही लिखता है, तो चिंपैंजी एक प्रकार का बंदर भी है। तो वह भूखा चिंपैंजी को लाया और उस चिंपैंजी का नाम सुल्तान था। याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन में कि कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था सुल्तान। अब है उन्होंने क्या किया? कौन? कोहलर ने। कोहलर ने एक बक्से को मंगवाया, बक्सा मंगा करके और एक कमरे में बक्सा को रख दिया और जो भूखा जो चिंपैंजी था उसको दरवाजा लगा के बंद कर दिया। लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या किया? बंद करने से पहले छत में है जो कुछ केले को टांग दिए, 5 केले या 6 केले टांग दिए ताकि बंदर नीचे से वह नहीं पा सके। और उसके कमरे में उन्होंने एक बॉक्स को रख दिया और सारी क्रियाएं देखा। 2 दिन हुआ, भूखा बंदर जो था, किसके लिए समस्या था? भूख की समस्या थी, उसको भूख कुछ मिटाना था और केला उसे दिखाकर रखा गया था कि ऊपर में है। और है वह केले को पाने के लिए चिंपैंजी ने भरपूर प्रयास किया, 2 दिन प्रयास किया, 3 दिन प्रयास किया, क्योंकि उसे भूख बहुत व्याकुल तरीके से लगी हुई थी। उसे एकाएक उपाय सूझा, है ना, उसके मन में अंतर्दृष्टि जागी, विचार आया और उस विचार से उसने क्या किया? वो बॉक्स जो रखा हुआ था बीच में ला करके उस पर चढ़ करके और उसको फिर प्राप्त कर लिया केले को। तो अचानक जो है उसकी सूझ आई, है ना, अंतर्दृष्टि, विचार आया और विचार से वह सूझ प्राप्त किया, सूझ से है जो क्या प्राप्त किया? अपना समाधान कर लिया। इसी प्रकार से फिर एक बंदर और प्रयोग किया, यानी एक चिंपैंजी पर और प्रयोग किया। अब की बार जो है रूम से, देखिए यहां पर दिखाया गया है आपका कमरे है, कमरे में है। अब की बार है जो बॉक्स को निकाल दिया गया और बॉक्स निकाल करके उसके स्थान पर एक छड़ी रख दी और फिर है जो केले को क्या किया? एक कमजोर धागा से टांग दिया। फिर वही काम किया। 1-2 दिन के बाद समस्या उसे क्या थी? भूख की। वह भूख को बुझाने के लिए उन्होंने कमरे के चारों तरफ इर्द गिर्द अपना उपाय लगाया। फलतः फिर उसके मन में अंतर्दृष्टि आया, विचार आया और विचार से वह उसे सूझ प्राप्त हुए और उसने छड़ी को उठाकर और उसे बझाकर केले को निकाल लिया। तो यह भी एक्सपेरिमेंट कोहलर का सफल रहा। तो इसी प्रकार से उन्होंने प्रयोग किया। इसीलिए जो भी सिद्धांत, जो भी वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक ने दिया, चाहे जो भी सिद्धांत हो, चाहे वह गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत हो, समग्रवाद का सिद्धांत हो, और बहुत सारे पढ़ाए हैं आपको, स्किनर के बारे में भी पढ़ाएं,
तो किसी न किसी जंतु पर वह एक्सपेरिमेंट किया और उसका नाम रख दिया, सिद्धांत बन गया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले क्या लिया था, बॉक्स समस्या भी बताएं, बॉक्स का यूज करके है जो एक्सपेरिमेंट किया। फिर है छड़ी का प्रयोग करके एक्सपेरिमेंट किया कमरे में, और इसी प्रकार से 6 चिंपैंजी पर किया। अब है गेस्टाल्टवाद के 5 सिद्धांत को उसने दिया। कौन दिए? कोहलर ने दिए। पहला कहा कि लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए, पहला क्या दिया? लक्ष्य प्राप्ति करना। बल कोई भी जीव अगर लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो उसके रास्ते में बाधाएं आती है ना, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो पहला हो गया लक्ष्य, दूसरा है क्या? बाधा। बाधा आने पर उसके अंदर जो है तनाव आ जाता है, तनाव उसे गुजरने लगता है। तो तीसरा पॉइंट आपका गेस्टाल्टवाद में है तनाव। फिर तनाव होने के बाद फिर संगठन आता है, और संगठन से फिर पुनरुत्थान हो जाता है। तो ये 5 सिद्धांत गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत से है, आप लोग याद रखिएगा, लक्ष्य, बाधा, तनाव, संगठन और पुनरुत्थान। अब इसमें है एक वर्ड आया था सूझ। सूझ मैंने होता है स्वीकार करना, जिसके कारण आप समस्या को हल कर सकते हैं। तो सूझ के सिद्धांत की विशेषताएं बहुत पूछता है कि बताइए इनमें से कौन सूझ के सिद्धांत की विशेषताएं नहीं है निम्न में से। तो देख लीजिए कि कौन कौन है, अगर याद रहे तो वहां पर एग्जाम में आपको काम याद जाएगा। देखिए, सीखने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक होती है। जब कोई व्यक्ति सीखता है तो उसके अंदर है जो क्या आता है? संज्ञान आता है, ज्ञान आता है। दूसरा है अधिगम या सीखना अचानक होता है। कोई एक प्रोग्राम बनाकर नहीं सीखता है कि हम इसको आज सीख लेंगे, नहीं, सीखने का जो अधिगम होता है अचानक आ जाता है और आप क्या करते हैं? सीख जाते हैं। तो अधिगम या सीखना अचानक होता है। सीखने की प्रकृति जो होती है अस्थायी होती है। यह बताता है गेस्टाल्टवाद थ्योरी कि सीखने की प्रकृति कैसी होती है? अस्थायी होती है। ये नहीं कि आज है जो सीख गए और फिर कल भुला जाए। जैसे आप लोग ने सीखा होगा, कोई भी एक्सपेरिमेंट करके या करके जो सीखे हैं वो हमेशा परमानेंट याद रहता है, अस्थायी रहता है। जैसे आप लोग अब प्रोजेक्ट बनाते होंगे, बचपन में एप्पल के बारे में सुने होंगे, एप्पल का प्रोजेक्ट बनाए होंगे, एप्पल अभी तक याद है, वह परमानेंट अस्थायी रहता है, कभी नहीं भूल सकते जब तक आपका शरीर है। सीखने की प्रक्रिया में सूझ अचानक होती है। हाँ, जब सीखते हैं तो सूझ अचानक आ जाती है। जैसे अपने देखा चिंपैंजी को, बहुत प्रयास किया लेकिन अचानक उसे सूझ आया कि नहीं, हम बक्से पर अगर चढ़ के हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, तो बक्से को यूज किया। फिर उसने छड़ी का यूज करके फिर, तो सूझ अचानक आ जाती है जब समस्या आता है तो, और फिर उसका समाधान हो जाता है। अब है इतनी जो कहानी हम लोग पढ़े, तो हम लोग अगर टीचर बनेंगे तो बच्चे को क्या इसके बारे में बताएंगे कि हमने बंदर पर एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, क्या जरूरत है, क्लास में क्या इसकी उपयोगिता है? तो है उपयोगिता। देख लिए शिक्षा में महत्व क्या है? पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक होता है। जब आप इस एक्सपेरिमेंट माध्यम से अगर बच्चे को पढ़ाएंगे तो पाठ्यक्रम में शामिल करना होगा। आप देखते होंगे एनसीईआरटी बुक में प्रोजेक्ट इतना पढ़ना होता है कि प्रोजेक्ट से ही बच्चे याद हो जाता है, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं होती, प्रोजेक्ट के माध्यम से याद हो जाता है। लिटरेचर थोड़ा कम रहता है और एक्सपेरिमेंट क्या रहता है? बहुत ज्यादा रहता है। तो पाठ निर्माण में यह सहायक होता है। किसका सिद्धांत? गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत या कोहलर का सिद्धांत। बालक की रटने की प्रवृत्ति जो होती है यह विरोध करता है। आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से पूछेगा कि इनमें से किनका सिद्धांत बच्चों के रटने की प्रवृत्ति का विरोध करता है? तो कोहलर के गेस्टाल्टवाद का थ्योरी कहता है कि बच्चे को है जो रटना नहीं है, उसे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझना है और सीखना है, जो हमेशा अस्थायी रहेगा। क्योंकि अगर रटेंगे तो फिर भूल जाएंगे, वह परमानेंट नहीं रह पाएगा। इसीलिए आजकल जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आया था उसका भी क्लास हम लिए थे, उसमें भी रटने की प्रवृत्ति को त्याग दिया गया है और टीचर से बोला गया है, पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है कि बच्चों को रटने पर अब जोर नहीं देना है, कंसेप्ट पर ध्यान देना है, करके सिखाना है बच्चे को ताकि परमानेंट याद रहे उसको। बालक के रटने की प्रवृत्ति का विरोध करता है कौन सा नियम? कोहलर के गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। कठिन विषय के लिए उपयोगी होता है। कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो बहुत टफ लगता है, जैसे फिजिक्स है, तो फिजिक्स में अगर एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं, प्रैक्टिकल के साथ सीखते हैं तो बहुत आसान हो जाता है।
अर्थात आप लिटरेचर पढ़ते रहिए, इधर से पढ़िएगा 2 दिन के बाद फिर गायब हो जाएगा। तो कठिन विषय के लिए भी उपयोगी होता है। तो ये 3 पॉइंट आपको शिक्षा के महत्व में यह आपसे पूछ सकता है। तो ज्यादा करके इसमें है जो बहुत सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट करके देता है, आप सीटेट एग्जाम देते हैं तब, और ऐसे अगर स्टेट देते हैं बिहार वाले में तो सिंगल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उठा करके कि बताइए गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत किसने दिया था, बस कोहलर दिया था। बाकी जो है आपका यहां से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है, इसका चैप्टर बहुत ही बड़ा है, लेकिन हम छोटे से शब्दों में ला करके आपको समझाने का प्रयास किए हैं। तो चलिए एक बार फिर एक रिकॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं। कोहलर का सिद्धांत, कोहलर कहाँ के था, जर्मनी का था। जन्म कब हुआ था, 1887 ईस्वी में रेवल एस्टोनिया में हुआ था। मर गया था कब बेचारा, तो 1967 ईस्वी में। अंतदृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, कोहलर ने दिया था। अच्छा, अंतदृष्टि का प्रतिपादक किसने किया था, बर्दीमर ने किया था। कब, 1912 ईस्वी में। प्रयोगकर्ता कौन कौन थे, कोहलर थे और कोफा थे। गेस्टाल्टवाद कहाँ का शब्द है, तो यह जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण या संपूर्ण पूर्ण आकृति। अब है यहां पर इसके जनक कौन कहा जाता है गेस्टाल्टवाद का, तो बर्दीमर। प्रयोगकर्ता कोहलर और कोफा। कोहलर का सिद्धांत कौन कौन सा था, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, समग्रवाद का सिद्धांत, यवीवीवाद का सिद्धांत, संपूर्णवाद का सिद्धांत। गेस्टाल्टवाद के बारे में बताए थे कि जब कोई समस्या दिखाई नहीं देगी तब तक उसका समाधान नहीं होगा, यह गेस्टाल्टवाद से संबंधित है। जैसे हमने बताया था कि 10 घड़ी का मूल बता दीजिए कितना होता है, कोई नहीं बता पाएगा। फिर दिमाग लगाएगा कि आप, अगर हमें मालूम हो जाए कि 1 घड़ी का मूल, तो हम 10 घड़ी का मूल्य बता सकते हैं। हुआ था क्या, जब समस्या आएगा तो समस्या के बाद अंतर्दृष्टि आएगा, अर्थात विचार आएगा। विचार के बाद सूझ आ जाएगा, उसको स्वीकार करेंगे। सूझ का मतलब होता है स्वीकार, और फिर उसको है स्वीकार करके आप समस्या को समाधान करेंगे। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने एक पुस्तक में अपनी दिया था, उस पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिए इसको, माइकोलॉजी। गेस्टाल्टवाद माइकोलॉजी या गेस्टाल्टवाद साइकोलॉजी। कब लिखा गया था, 1959 में। प्रयोग किया था किस पर कोहलर ने, तो चिंपैंजी पर, भूखे चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। अच्छा, पूछेगा कितने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, 6 चिंपैंजियों पर प्रयोग किया था। अच्छा, पहली बार जो चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम क्या था, उसका नाम सुल्तान था। समस्या क्या, कैसे प्रयोग किया, पहले बार बॉक्स दे करके रूम में बंद कर दिया गया बॉक्स को, और चिंपैंजी को बंद कर दिया। दूसरी बार में क्या किया था, छड़ी का प्रयोग किया था, बॉक्स को निकाल दिया गया। गेस्टाल्टवाद के 5 सिद्धांत कौन कौन है, लक्ष्य, बाधा, तनाव, संगठन, पुनरुत्थान। अच्छा, सूझ के सिद्धांत की विशेषता बताइए कौन है, तो सीखने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक होती है, और अधिगम सीखना अचानक हो जाता है, और सीखने की प्रकृति अस्थायी होती है, और सीखने की प्रक्रिया में सूझ अचानक आ जाता है। अच्छा, शिक्षा में महत्व के बारे में बताएं कि पाठ्यक्रम निर्माण में यह सिद्धांत सहायक होता है, बालक के रटने की प्रवृत्ति का यह विरोध करता है, और कठिन विषय के लिए बहुत ही लाभदायक है, उपयोगी है। तो आशा करते हैं कि छोटा सा टॉपिक होगा जो आपको बेहद अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो आपसे निवेदन करते हैं कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो हमारे वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो हमें मोटिवेशन फील होता है। तो ऐसा ना करें आप, हमारे मोटिवेशन के लिए अब है जो प्रेरणा स्रोत हैं हमारे, आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ला सके और आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको कोई सब्जेक्ट में परेशानी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम वह चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।